अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 86। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। खाकी रंग के सूती पजामे पर मलजगी सी भूरे रंग की आधी आस्तीनों वाली बुनियान पहने वो सांवली रंगत और बिखरे बालों वाला मजदूर खासी मजबूत जिसामत का मालिक था और दीगर मजदूरों के मुकाबले में ज़्यादा फुर्ती से काम अंजाम दे रहा था। ये मजदूर आज ही काम पर लगा था और ठेकेदार खुशकिस्मत था कि इसने आज गैर हाजिर मजदूर की जगह इसे काम देकर घाटे का सौदा नहीं किया है। ठेकेदार की उकाबी नज़रें इस मजदूर के साथ साथ बाकी मजदूरों का भी चाकबुक दस्ती से जायजा ले रही थी। यहाँ काम करने वाले मजदूरों में पस्त कामत का एक ऐसा पठान मजदूर भी शामिल था जिसके पैर का लंक इस सख्त मेहनत की राह में हायल होता था, लेकिन इसकी जाफशानी ऐसी थी कि ज़्यादा रहमदिल आदमी न होते हुए भी वो कभी इस मजदूर से काम से फारिग करने का नहीं सोच सका था। वो देख रहा था कि नए मजदूर की कोशिश थी कि पठान मजदूर का ख्याल रखे और इसके हिस्से का काम भी खुद इंजाम दे डाले। खाने के वक्फे में भी इसने अपना खाना इस पठान मजदूर के साथ ही खाया था। मशरूम्स, पनीर और सब्जी पर मुश्तमिल वो खाना देकर ठेकेदार को थोड़ी सी हैरत हुई थी। आमतौर पर मजदूर इस किस्म के महंगे और विदेशी खाने नहीं खाते, लेकिन वो न सिर्फ खुद खा रहा था बल्कि अपने साथी मजदूर को भी बाइसरार खिला रहा था। सूरज ढला और इसकी तरफ से काम रोकने का हुक्म जारी हुआ तो बाकी मजदूरों के साथ साथ वो भी दिहाड़ी वसूल करने के लिए सामने आन खड़ा हुआ। किधर रहता है? ठेकेदार ने नोट गिनकर इसके हाथ में थमाते हुए सरसरी लहजे में पूछा। किसी भी फुटपाथ पर पड़कर सो जाता हूँ, इसने बेनियाजी से जवाब दिया। क्यों, घर नहीं है? ज़रूरत ही नहीं माई बाप, घर बनाओ, इसमें घरवाली को रखो, बच्चे पालो और खुद मेहनत करते करते मर खप जाओ। अपन को ये लाइफ स्टाइल पसंद ही नहीं है। फुटपाथ पर अपनी बेफिक्री से सोता है, मस्त खाता पीता है और मौज मस्ती का मूड हो तो किसी छमक छल्लों के साथ निकल पड़ता है। न कोई झंझट न चकचक, जिंदगी मज़े ही मज़े है। अपने जर दांतों की नुमाइश करते इसने इसी बेपरवाह से अंदाज में अपना फ़लसफ़ा हयात बयान किया। इसका जवाब सुनकर ठेकेदार मुस्कुराया। वो समझ गया था कि जिम्मेदारियों के बोझ से आज़ाद रहने के बाइस ही वो मजदूर दूसरे मजदूरों से मुख्तलिफ था। ज़रा उधर साइड में बैठो, मैं फारिग होकर तेरे से बात करता हूँ। ठेकेदार ने हुक्म दिया तो वो शाने उचकाकर रेत के ढेर पर जा बैठा। कुछ देर बाद पस्त कामत पठान के सिवा सारे मजदूर और मिस्त्री वहाँ से जा चुके थे। इधर ओए, ठेकेदार ने से पुकारा और पास बुलाया। आ गया माई बाप। वो झट ठेकेदार के सामने जा खड़ा हुआ। कल भी इधर काम करेगा? आप दोगे तो कर लूँगा, इसने अपने बेपरवाह अंदाज में ठेकेदार को जवाब दिया। तो फिर ठीक है, रात इधर ही रुक जा, ये खान भी रात इधर ही गुजारता है, तू भी इसी के साथ रुक जाना। उधर कोठे पर? इसने ज़ेरे तामीर मकान की बालाई छत की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मकान की ज़ेरी मंजिल मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड थी और इसमें मकीन मौजूद थे। अब शायद किसी ज़रूरत के तहत बालाई मंजिल तामीर करवाई जा रही थी। तेरा मौज मस्ती का मूड नहीं हो तो इस कोठे को फुटपाथ से अच्छा ही पाएगा। सुबह खान के साथ खान के हाथ का मज़ेदार नाश्ता भी मिल जाएगा, बड़ा स्वाद है इसके हाथों में। वो जैसे इसे लालच दे रहा था। ऐसा है तो फिर ठीक है, इसने पेशकश कबूल करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। थोड़े ध्यान से रहना, पुलिस वाले बाबू का मकान है, कोई फटरगिरी की तो सीधा हवालात में पहुंचा देंगे। हामी भरते ही ठेकेदार ने से पहली नसीहत पकड़ाई। बाप रे बाप, आप तो डरा रहे हो माई बाप, तेरे भले को समझा रहा हूँ साले, तू बंदा काम का है पर लगता टुपोरी है। ठेकेदार ने इसके बारे में अपनी राय दी तो वो पूरे दांत निकाल कर हंसने लगा। फिर ज़रा संजीदगी इख्तियार करके बोला, धंधे की जगह पर अपन कभी लफड़ा नहीं पालता। मौज मस्ती अपनी जगह, पर इतना तो अपने को भी पता है कि सारा शोखापन भरी जेब के साथ ही है। वाह रे, तू तो बड़ा सियाना है। ठेकेदार ने इसे सराहा। जवाब में इसने ठेकेदार को सल्यूट मार दिया। ठीक है, फिर तो जा, खा पी कर आराम कर ताकि सवेरे जल्दी आँख खुल सके। मैं भी निकलता हूँ। घरवाली ने आज अपने मैके वालों को खाने पर बुलवाया हुआ है। मैं देर से पहुँचा तो मुँह फुला लेगी, जानकर देर से आया हूँ। दिन भर मजदूरों पर कड़ी नज़र रखने वाला और ज़रा सी सुस्ती पर मोटी मोटी गाली देने वाला ठेकेदार इस वक्त बड़ा खुश मिजाज बना हुआ था। फिर तो जल्दी जाओ जी, वो शोखी से हंसकर बोला और मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। खान को देख रहा है, वो तो कब का ऊपर चला गया। ठेकेदार ने इसकी नज़रों को महफूज समझते हुए इसे इतला दी और वो कपड़े झाड़ते हुआ खड़ा हो गया। अच्छा सुन, जाते जाते वो यूँ पलटा जैसे अभी किसी बात का ख्याल आया हो। ये 2-4 सीमेंट की बोरियाँ पड़ी हैं, ज़रा इन्हें ऊपर चढ़ा देना। इसकी सवाले नज़रों के जवाब में ठेकेदार ने से काम बताया और फिर बाजार मुड़े अपनी गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी के वहाँ से रवाना होने के बाद इसने सीमेंट की बोरियों की तरफ देखा। वो 90 दर्जन से भी ज़ायद थी। बड़ा सियाना है, बिना ओवर टाइम दिए मजदूरी से लगा गया है। वो ज़ेरेला बड़बड़ा लेकिन बोरियां ऊपर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इस काम के दौरान इसने खान को देखा।
वो एक कोने में रखे चूल्हे पर कुछ पकाने में मसरूफ था। चावलों की खुशबू महसूस करके इसकी भूख जागने लगी। क्या पकाया है यार, बड़ी खुशबू उठ रही है। साला पेट भी खाकस्तरी खाली कनस्तर की तरह शोर मचा मचा कर खाने को मांग रहा है। फारिग होकर वो खान से मुखातिब हुआ। चावल दम पर है, पक जाती तो अम्बी निकालती है। पठान इसे संजीदगी से जवाब देकर अपने काम में मसरूफ हो गया। वो इस वक्त बगैर छत वाले एक ज़ेरे तामीर कमरे की सफाई कर रहा था। ज़रा सी देर में इसने वहाँ फैली रेत वगैरह समेट कर फर्श को साफ कर लिया और बिस्तर बिछाने लगा। तुम्हारा तो लगता है कि खाना खाते ही सोने का इरादा है। वो जो एक ईंट पर बैठा है सारी कार्रवाई देख रहा था, बोल पड़ा। सवेरे जल्दी उठकर सबके आने से पहले ठेकेदार साहब के बताए काम भी तो करने हैं। सोने में देर करेगा तो जल्दी कैसे उठेगा। पर दिहाड़ी का टाइम तो 8 बजे से शुरू होता है। वो हैरान हुआ। टाइम टेबल को गोली मारो। वो ठेकेदार साहिब जो बोले वो करना पड़ती है। ये क्या बात हुई, इसने इतराज़ किया। अभी तुम भी तो टाइम ख़त्म होने के बाद बोरियां चढ़ाया है ना, क्यों नहीं बोला ठेकेदार से कि दिहाड़ी का टाइम ख़त्म हो गया है। वो अलग मसला है, मेरी कुछ मजबूरी थी, इसने नज़रें चुराई। अपनी भी मजबूरी है। ठेकेदार ने वादा किया कि जब तक ये ठेका चल रहा है हमको मजदूरी से नहीं हटाएगा। रहने को ये जगह दी है और पकाने की इजाज़त भी। वो इसे जवाब देकर एक कोने में जलते सिलेंडर वाले चूल्हे तक गया। वो ढक्कन उठाकर चावलों को चेक करने लगा। जल्दी ले आओ यार, अब सब्र नहीं हो रहा। ढक्कन उठाने से खुशबू पूरी तरह आज़ाद हो गई थी। सख्त मेहनत के बाइस खाली हो चुके पेट को इस खुशबू ने दीवाना सा कर दिया। अभी लाइए, हमने ख़ास तुम्हारे वास्ते ही बनाया है। तुम ना होती तो हम छोले शोरबे से रोटी खाती और सो जाती। खान ने जल्दी इसके सामने प्लास्टिक की सस्ती सी प्लेटें, पानी का जग और चावलों वाला पतीला रखते हुए इसे इत्तला दी। फिर खाना निकालकर पहले इसकी प्लेट में डाला। इसने बिना सवाल के खामोशी से खाना खाना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि इस तरह खान ने इसके दोपहर को खिलाए गए खाने का एहसान उतारने की कोशिश की है। तुम तो कमाल का खाना पकाते हो यार। ये मजदूरी छोड़ो और किसी होटल में बावर्ची लग जाओ। काबली चनों का बहुत कम मिसालों से तैयार करदा पुलाव इतना लजीज था कि वह साख्ता ही खान को मशवरा दे बैठा। हमने कोशिश की थी पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमने सोचा रेडी लगाकर पुलाव बेच लेगा, पर पुलिस वाले नाराज़ हो गए कि इनसे परमिशन लिए बगैर फुटपाथ पर रेडी कैसे खड़ी की। उन्होंने हमारे रेडी उलट दी। सारा पुलाव सड़क पर गिर गया। बर्तन सब टूट गया और रेडी का एक पहिया भी निकल गया। फिर हमने हिम्मत हार दी और मजदूरी पर लग गई। और मेहनत से ज़्यादा मजदूरी कमाने पर कुछ न कुछ होने से तो बेहतर अच्छा है। अब मर्द बच्चा है, ऐसे बेरोज़गार होकर घर में तो नहीं बैठ सकती ना। इसने बहुत सादगी से अपनी दास्तान बयान कर दी। वो जो बहुत रग़बत के साथ पुलाव खा रहा था, इसे लगा कि निवाला हलक में अटक गया हो। कितने हट्टे कट्टे बहरूपिये थे जो झूठ मूठ की दास्तानें सुनाकर हमदर्दियों के साथ नोट भी बिटोर लेते थे। लेकिन ये शख्स अपने पैर के लंग के बावजूद इतनी सख्त मेहनत का काम कर रहा था क्योंकि इसकी गैरत को मुँहखोरी गवारा नहीं थी। एक बात बताओ खान, ये तुम्हारे पैर का क्या मामला? मेरा मतलब है ये पैदाइशी नक्स है या तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया था? कुछ देर की खामोशी के बाद इसने खान से दरियाफ्त किया। ये हमारी वफादारी का तमगा है। इसने तलखी से जवाब दिया और खाने के बर्तन समेटने लगा। तफसील नहीं बताओगे? इसे इस शख्स के साथ अजीब सी उनसत महसूस हो रही थी, इसलिए इसे कुरेदने से बाज नहीं रह पा रहा था। क्या बताए यारा, दुनिया का सारा रंग ढंग निराला है। हम एक अमीर आदमी के पास काम करता था, नौकरी भी आसान था और पगार भी ठीक मिलता था। हम बहुत खुश था। एक दिन साहब ने अपना 2 मेहमान को हमारे पास भेजा। वो पाकिस्तान से आया था और पुलिस के चक्कर में फंस गया था। खान को भी शायद अपनी दास्तान सुनाने के लिए कोई दरकार था, इसलिए वो बगैर पसो पेश के शुरू हो गया था। लेकिन वो खुद इसकी इब्तदाई जुमले सुनकर ही चौंक गया था। बहुत अच्छा लोग थी वो। हम इनका खूब खिदमत किया। हमको इनकी बातें सुनकर पता चल गई थी कि वो मुजरम नहीं, बस किसी साजिश से इस चक्कर में आ फंसी है। इसलिए हम दिल से इनकी इज्जत करती थी। वो भी हमसे खुश था और इनाम शनाम भी देता था। इसके चौंकने को महसूस किए बगैर खान अपनी फितरी सादा अंदाज में इसे अपनी दास्तान सुनाता जा रहा था। एक दिन अंबारा साहिब एक बीवी और छोटा बच्चा को लेकर कोठी पर आया। बीवी मेहमान का बहन था। वो सब लोग मिलकर पाकिस्तान के सफारत खाने जाने वाला था कि उधर से मदद लेकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगा। वो लोग गाड़ी में बैठकर कोठी से निकला ही था कि इनकी गाड़ी पर गोली बरसने लगा। हमने अपना गन निकाल कर इन हमला करने वालों पर गोली चलाया तो हम साहब को गाड़ी निकाल कर ले जाने का मौका मिल गया, पर इन जालिमों की गोली से नहीं बच सका। जब गोली लगा तो हम समझा कि अब हम जिंदा नहीं बचेगी, पर ऊपर वाला हमारे बीवी बच्चों पर रहम खाया और हमारी ज़िंदगी बचा लिया। खान अपनी रो में तफसीलात सुनाता जा रहा था और सुनकर इसे यकीन होता जा रहा था कि एक इत्तफाकनी से बड़े काम के बंदे से मिला दिया है। फिर क्या हुआ? इससे ज़रा बेचैनी से पूछा। होना क्या था, हम ठीक और दोबारा साहब की कोठी पर काम करने लगा। थोड़ा तकलीफ तो था, पर बच्चे का क्या बिगड़ता है, इसे थोड़ा तकलीफ से
और काम भी थोड़ा होता और खाना पीना भी खिला देता, इसलिए हम जल्दी हट्टा हो गया। तो फिर तुम यहाँ कैसे? मत पूछो यारा, हमने सांप का नमक खाया है, इसलिए बुराई करते हमारा ज़ुबान जलती है। पहली बार वो कुछ बताने से हिचकिचाया। मैं कौन सा किसी को बताने जा रहा हूँ, बस ये है कि कह देने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम अपने दिल में कोई ऐसी बात लिए फिर रहे हो जिसने तुम्हें अंदर से उदास कर दिया है। वो खान की टाइप समझ गया, इसलिए इसे बहुत स्वभाव से बोलने पर उकसाया। कहता तो ठीक है और यारा, जब से हम पर शकील साहब का ऐप खुला है हमारा दिल बुझ गया है। शकील साहब ने अपने मेहमानों के साथ बहुत बुरा किया। हंसपे तो को खान फौरन ही इसके ढप पर आ गया। क्या किया था शकील साहिब ने? शकील का नाम सुनकर इसे कोई शक नहीं रहा था ये किन लोगों का किस्सा, इसलिए अपनी वहशत पर काबू पाकर बहुत ज़ब्त से पूछा। उस दिन वो हमारा एक मेहमान के साथ कोठी पर आया था। मेहमान वर्दी नहीं पहना था, पर हम इसकी शक्ल देखकर ही पता लग गई थी कि पुलिस वाला है। साहब हमसे चाय पानी का इंतज़ाम करने को बोला और मेहमान को ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठ गया। चाय बनाते बनाते हमको एक ज़रूरी काम याद आया तो हम साहब से बात करने ड्राइंग रूम की तरफ चला गया, लेकिन अंदर जाने से पहले हमको अपना नाम सुनाई दे गया और हम बाहर रुककर साहब की बात सुनने लगा। दिल्ली में रहकर कुछ फ़र्क तो आया था, लेकिन खान की ज़ुबान बार बार लुढ़कती थी और तज़कीर व तानीस की गलतियाँ जारी रहती थी। साहब अपने मेहमान से बोला, देखो इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया, तुम्हारी खातिर अपने वफादार मुलाजिम गुल खान की जान भी खतरे में डाली, लेकिन फिर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता और तुम डिमांड पर डिमांड करते जाते हो। मेहमान साहब की बात सुनकर हंसा और बोला, आपने मेरी खातिर कुछ नहीं किया मिस्टर शकील, आपने सब कुछ खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए किया। सोचा अगर हम आपकी इस कोठी से इन पाकिस्तानियों को अरेस्ट करते तो आज आप कहाँ होते? फिर शकील ने इसे क्या जवाब दिया? इसे कुछ मामला समझ आ रहा था, इसलिए बेताबी से सवाल किया। शकील से बोला, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन सच तुम भी अच्छी तरह जानते हो, मेरे मेहमान कति बेकसूर हैं और तुम बिला वजह इन्हें फंसा रहे हो। सुनकर वो हंस लगा और बोला, इज्जत बचाने के लिए झूठ तो आपने भी बोला मिस्टर शकील, बल्कि आपने तो धोखा दिया अपने मेहमानों को। वो तो सोच भी नहीं सकते होंगे कि हमदर्दी की आड़ में आपने इनसे दुश्मनी की है। खान की ज़ुबान बहुत बड़े इंकिशाफात कर रही थी। फिर हम इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। हमारे दिल से शकील साहब का इज्जत ख़त्म हो गई और हमने इसी रात कोठी छोड़ दिया। जो बंदा अपने मुफाद के लिए हमारा जानबूझकर दाव पर लगाया और अपने खून के रिश्तों को धोखा दिया, इस पर और भरोसा नहीं कर सकती थी हम। इसके हिसाब से कहानी ख़त्म हो चुकी थी। क्या वो मेहमान वही हैं जिनका जिक्र आजकल खबरों में बहुत चर्चा है और इन्हें पाकिस्तानी जासूस और दहशतगर्द करार दिया जा रहा है? सुनाने वाला कहानी ख़त्म कर चुका था, लेकिन सुनने वाले के पास सवालात बाकी थे। इस दास्तान के साथ बहता वो ये भी फरामोश कर चुका था कि इसे एक आवारागर मजदूर के रूप में खान से किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। तुम ठीक समझाए, पर यह बताओ कि तुमको इस स्टोरी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? खान इतना भी सादा नहीं था कि किसी बात को महसूस नहीं कर सकता। इसने कुछ मशकूक सी नज़रों से घूरा। ऐसे बस टाइम पास करने के लिए सुन रहा था यारा। रात में देर तक जागे रहने की आदत है ना, इसलिए इसने अपनी सफाई पेश की और बात को बदलते हुए बोला, तुम्हारे पास तो चाय बनाने का सामान है ना, लाओ मैं अपने और तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ। हम बना देता है, खान ने पेशकश की। नहीं मैं बनाऊंगा। इसने खान को उठने दिया। चाय बनाकर इसे प्याली में उंडेलते हुए इसने अपने पजामे की जेब से गोली बरामद करके नहात होशियारी से खान की प्याली में शामिल कर दी। लो जी पियो, अपन के हाथ की स्पेशल चाय, पीकर मज़ा ना आए तो नाम बदल देना। इसने प्याली खान को थमाई। तुमने हमको अपना क्या नाम बताया था? हम भूल गई है। बोलने के वास्ते पहला नाम याद भी तो होना चाहिए ना। खान ने इसकी उंगलियों से चाय की प्याली लेकर एक जानिब रखी और उंगलियों से अपनी खोपड़ी बजाता हुआ नहाए सादगी से बोला, पहले चाय पी लो, फिर नाम भी याद आ जाएगा। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी प्याली से एक घूंट भरा। ऐसे कैसे भूल गए हम नाम? तुमने हमको बताई भी थी कि खान बदस्तूर उलझा रहा, खोपड़ी बजा कर इसमें से नाम बरामद करने की कोशिश करता रहा। चाय तो पियो यार, ठंडी होगी तो मज़ा खो देगी। इसे खान को वो नशावर चाय पिलाने की बेताबी थी। अच्छा पीती है। खान ने प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले लम्हे प्याली ज़मीन पर लुढ़कती नजर आ रही थी और प्याली से सारी चाय निकलकर फर्श पर बह चुकी थी। खाना ख़राब, यह क्या हो गई? क्यों चाय के गिर जाने से खान बौखलाया हुआ नजर आने लगा। चलो मैं दूसरी बना देता हूँ। मायूसी तो इसे भी हुई थी, लेकिन इसने खुद पर काबू रखा और खुश अखलाकी से पेशकश की, रहने दो यारा, हमको तो वैसे बहुत नींद आ रहा है, अब हम सोएगा। तुम वो मैले कपड़े से ये गिरा हुआ चाय साफ कर देना। खान ने एक तरफ पड़े मैले कपड़े की तरफ इशारा किया। वो जोरदार जमाई ली और अपने लिए बिछाए गए बिस्तर पर जाकर दराज हो गया। वो मरता क्या ना करता कि मिसदाक गिरी हुई चाय साफ करने लगा। इस काम से फारिग होकर खुद भी लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो सोने के लिए यहाँ आया भी नहीं था। विशना की मौत के बाद सारे रास्ते बंद दिखाई देने के बाद इसकी तवज्जो इसके नायब की तरफ मबजूल हुई थी। ज़ाहिर है विशना जैसा करप्ट पुलिस वाला अपने काले धंधों में अकेला नहीं हो सकता था। ऐसे लोग ऊपर वालों से तालमेल मिलाकर चलते हैं।
और अमूमन इनके नीचे के लोग कई राजों से वाकिफ होते हैं। इसने भी काले खान के ताबून से बिश्ना के मामून खास विक्रम तक रसाई हासिल कर ली थी। कहने को विक्रम के पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन इसके शानदार घर को देखकर लगता था कि किसी बड़े अफसर का बंगला हो। इसकी खुशकिस्मती थी कि इन दिनों विक्रम के घर की बलाई मंजिल ज़ेरे तामीर थी। वो किसी अच्छे मौके के हुसूल के लिए काम करने वालों में शामिल हो गया। ये मौका इसे गुल खान के साथ इसी घर की बलाई मंजिल पर क्याम की सूरत में मिल गया। ठेकेदार इसे रुकने का ना भी कहता तो वो खान के साथ गपशप लगाने के बहाने पहले ही वहाँ कुछ देर रुकने का जवाब सोच चुका था। इसलिए दोपहर के खाने के वक्फे में खाने के साथ नींद की गोलियां भी खरीद लाया था, मगर खान के चाय गिरा देने से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अच्छा पापा, गुड बाय, कल यहाँ से फंक्शन में पहुँच जाना। लेटे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इसे नीचे से आवाज़ सुनाई दी। वो उठा और तेज़ी से बाहर की तरफ लपका। ऊपर की पूरी मंजिल पर तकरीबन 4 फीट ऊंची चारदीवारी खड़ी की गई थी। इसने सामने के रुख से ज़रा सा सर निकाल कर झाँका। नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी के साथ ही मर्दोदन के जोड़े के अलावा तकरीबन 10-12 साल बच्चा खड़ा दिखाई दे रहा था। इसे सुनाई देने वाली आवाज़ यकीनी तौर पर इसी बच्चे की थी। बच्चा बुलंद आवाज़ में बोला था, इसलिए इसकी आवाज़ ऊपर तक सुनाई दी थी। अपना प्रॉमिस याद रखना विक्रम, ऐसा न हो कि तुम्हारे न आने से मेरी सबके आगे इंसल्ट हो जाए। अब औरत ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज में बच्चे वाली बात ही दोहरा रही थी। इसके बाद बच्चे की तरह बुलंद नहीं थी, लेकिन खुले में आ जाने की वजह से वो आराम से सुन सकता था। कैसी बातें करते हो डार्लिंग, तुम्हारे भाई की मेहंदी का फंक्शन मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। अगर ज़रूरी काम ना होता तो मैं आज भी तुम्हारे साथ चलता। मर्द ने सजी सजाई औरत को खुद से करीब करके इसके रुखसार पर बोसा दिया तो वो शर्मीली हंसती हुई इससे अलग हो गई। कुछ देर में माँ बेटा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर ड्राइवर के साथ वहाँ से रवाना हो गए और विक्रम वापस घर के अंदर चला गया। इसके अंदर जाते ही वो भी पीछे हट गया। काले खान की दी हुई रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई थी। विक्रम आज की रात घर पर अकेला था और इसे इसके अकेलेपन से ही फायदा उठाना था। वो वापस इसी अधूरे कमरे में आया जहाँ खान ने इसके अपने सोने का इंतजाम किया था। सीमेंट और बजरी की मिलीजुली बू से बेनियाज खान आंखों पर बाजू रखे चित लेटकर सो रहा था। इसका मुंह मज़का खेज अंदाज में खुला हुआ था। उसके खुले मुंह से पूरी घन गर्ज के साथ खराटे बरामद हो रहे थे। खराटे लेने के साथ साथ इसका मोटा पेट भी मुसलसल फूल बिचक रहा था। किसी मुदाखलत से बचने के लिए इसने खान को ख्वाबावर दवा पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो जिस तरह मदहोश होकर सो रहा था, इससे अंदाज़ा होता था कि इसे ऐसी किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं थी। खान को इसके हाल पर छोड़कर वो आहिस्ता से बाहर निकला और उस समझ बढ़ा जहाँ निचली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थी। सीढ़ियों पर ग्रिल लगी हुई थी। इस ग्रिल के दरवाजे में ताला लगाकर इस बात का बंदोबस्त किया गया था कि कोई शख्स निचली मंजिल तक रसाई हासिल न कर सके। इसने अपने पजामे की जेब में हाथ डालकर एक पतली सी धाती खलाल बरामद की और ग्रिल में लगे ताले को हाथ में पकड़कर इसे चंद लम्हे जांचने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। टिक टिक की मुद्दम आवाज़ के साथ चंद लम्हों में ही ताला खुल गया। खुले ताले को निकालकर एक तरफ डालते हुए इसने आहिस्ता से ग्रिल की कुंडी खोली। अब वो दबे कदमों से सीढ़ी उतरकर नीचे जा रहा था। नीचे घर में खामोशी तारी थी, इसलिए वो मजीद एहतियात कर रहा था कि इसके कदमों की चाप उभर कर विक्रम को इसकी मौजूदगी से आगाह न कर दे। अभी वो आखिरी सीढ़ी पर ही था कि इत्तलाई घंटी बजने की आवाज़ ने कदमों को ठटका दिया। इस वक्त किसी की आमद इसके इरादे की राह में रुकावट थी, लेकिन जाहिर है वो आने वाले को रोक नहीं सकता था। सीढ़ियों पर दुबके दुबके इसने एक कमरे का दरवाज़ा खुलने और बिना दरवाजे की तरफ जाते कदमों की आवाज़ें सुनी। मौका पाकर वो तेज़ी से एक करीबी कमरे में घुस गया। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में वो कमरे का जायज़ा ले सकता था। सजावट के एतबार से वो किसी बच्चे का कमरा लग रहा था, यानी इस वक्त वो विक्रम के बेटे के कमरे में मौजूद था। अंदर की तरफ आते कदमों की आवाज़ सुनकर इसने दरवाजे की झरी में से बाहर झांका। कपड़ों के इख्तिसार और मेकअप की बहुतात के साथ विक्रम के शाने से लगी औरत को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो किस कबील की औरत थी। इसके देखते ही देखते विक्रम इस औरत के साथ अपने कमरे में घुस गया। यानी बीवी को घर से रुखसत करके इस बाजारी औरत के साथ वक्त गुजारने का प्रोग्राम था। वो दिल ही दिल में विक्रम पर लानत भेजता अपनी पनाहगाह से बाहर निकला और जायजा लेने लगा। बंद दरवाजे से अंदर झांकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरफ से मायूस होकर वो खिड़की की तरफ आया। खिड़की के पर्ट शीशे के थे, लेकिन अंदर भारी पर्दे पड़े हुए थे। वो मायूस होकर वहाँ से हट जाता, लेकिन नज़र दाईजानी मौजूद झरी पर पड़ी। इस झरी का मतलब था कि स्लाइडिंग पट को अंदर से लॉक नहीं लगाया गया है। इसने उंगलियों के मामूली दबाव से पट को धक्का दिया तो वो आसानी से खिसकता चला गया। फौरी तौर पर पर्दे को हटाकर अंदर झांकने के बजाय इसने अपनी कुव्वत समात पर जोर दिया। पत्नी घर में पकी उस बिरयानी की तरह होती है जो चाहे जितने मज़े की हो, खा खा कर आदमी का जी ऊब जाता है और फिर बाहर रेडी पर सजी मिसालेदार चाट खाने को मन करता है। अशोक ने तेरी बड़ी तारीफ की थी, अब तो साबित करके दिखाना कि सचमुच कितनी मिसालेदार और चटपटी है। अपना ज़ाती फ़लसफ़ा बिखारते विक्रम के अल्फाज ने औरत के मुतल्लिक इसके अंदाजे की तस्दीक कर दी। यकीनन इसकी हराम की कमाई इतनी ज़्यादा थी कि हर तरह के आसाइशात से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ ऐसे अय्याशियाँ भी आराम से अफोर्ड कर लेता था। पहले बोतल खोलिए, फिर मुझे चखिएगा।
शबाब को शराब से मिलाए बिना पूरा मज़ा नहीं आता। औरत ने इठलाकर मुतालबा किया। ये तो विक्रम भी जानता है जाने मन, लेकिन पीने का मज़ा भी तो तेरे हाथ ही से आएगा ना। अपनी डार्लिंग पत्नी को बातों के साथ रुखसत करने के बाद वो किसी और को जाने मन बनाए बैठा था। इस मौका पर इसने उंगलियों की मदद से पर्दे को मामूली सा खिसका कर अंदर झांका। औरत जाम तैयार करके टू सीटर सोफे पर बैठे विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। देखते ही देखते उसकी गोद में बैठ गई और जाम से पहली चुस्की खुद लेकर इसे विक्रम के होंठों से लगाया। उषा के लब जिस जाम को छू लें इसका नशा डबल हो जाता है। मेकअप की इस दुकान के मखमूल लहजे में अपने लिए बड़ा एतमाद था। और एतमाद यकीनन विक्रम जैसे बाजारी खाने के शौकीन मर्दों ने इसे बख्शा था। शराब नोशी के इस शुगल के दौरान खुद को ओशा कहने वाली कई रंगीन और संगीन हरकत करती वाकई विक्रम का नशा दो अच्छा करती रही। अपने प्रोग्राम में रखना डालने वाली इस मुसीबत को दिली दिल में कोसता वो इम्कानात का जायजा लेता रहा। विक्रम अगरचे ओशा के साथ मसरूफ था, लेकिन वो जिस सोफे पर बैठा था वो कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने मौजूद था और ये मुमकिन नहीं था कि इसके अंदर दाखिल होकर विक्रम तक पहुंचने के दौरान इसे संभलने का मौका नहीं मिलता। फिर वो अकेला नहीं था, इसके साथ ओशा भी मौजूद थी, जो कुछ करती ना करती 2-3 सुरीले चीखें जरूर मार सकती थी। और इसे जो कुछ करना था इसके लिए किसी हंगामा आराई से बचना जरूरी था, यानी इसके पास इंतजार के सिवा कुछ चारा नहीं था। लेकिन मसला यह था कि इसके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। खान नींद की दवा पी लेता तो फिर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा मोहलत मिल जाती, लेकिन अब तो यही इम्कान था कि वो अलग सुबह उठ जाएगा और उठने पर इसे गायब पाकर ढूंढने निकल खड़ा होगा। सीढ़ों की ग्रिल का खुला ताला इसकी रहनुमाई के लिए काफ़ी था। वेट, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ। ओशा की अटखेलियाँ जारी थी कि विक्रम ने इसे मुहलत तलब करते अपनी जगह छोड़ दी और मुलिका बाथरूम में घुस गया। इसके इस तरह जाने पर ओशा ने बेनियाजी से छाने झटके और इसी 2 सीटर सोफे पर होशुबा अंदाज में नींदराज हो गई। इसे इससे ज़्यादा और बेहतर मौका मिलने की उम्मीद नहीं से पूरी तौर पर हरकत में आया। हस्बे तवक्को दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, नाव पर हल्का सा दौर डालते ही खुल गया। खुले दरवाजे अंदर दाखिल होने और ओशा तक पहुंचने में से चंद सेकंड लगे थे। इन चंद सेकंड ने मामूली सी भी आवाज़ पैदा नहीं होने दी थी। सोचा जब ओशा के सर पर पहुंचकर इसका मुंह दबोचा तो इस अचानक टूटने वाली उफ्ताद पर इसकी आंखें दहशत से खुली की खुली रह गई। कनपट्टी पर एक जची तुली ज़रब लगाकर इसने इन दहशत ज़दा आंखों के बंद होने का माकूल इंतज़ाम किया और खुद दूसरे सोफे की आड़ में छुपकर बैठ गया। विक्रम तकरीबन 5 मिनट बाथरूम में गुजार कर बाहर निकला। वो हल्के से सूर में था। क्या बात है जाने मन, हमने तुम्हें रत जगह के लिए बुलाया है और तुम अभी से नींद आ रही है। बाहर निकलते इसके नजर सोफे पर आंखें बंद करके लेटी ओशा पर पड़ी तो शोखी से बोलते इसके करीब आया और इसका हाथ पकड़ खाते हुए बोला, आओ बेड पर चलते हैं। रद्द अमल हस्बे तवक्को आया तो वो चौंका, लेकिन इससे ताखीर हो चुकी थी। आवाज़ निकाले बगैर इस दूसरे सोफे पर बैठ जाओ। लोहे के सर्द लम से भी ज़्यादा वो लेजे की सर्द मोहरी थी जिसने इसके जिस्म में फरेरी दौड़ा दी। अगले 2 मिनटों में वो बेबसी की तस्वीर बना इसके सामने बैठा था और इसे इसके सवालों के जवाब दे रहा था। इन जवाबात से इसे इल्म हुआ कि आलम और सरमद की ज़िंदगी में आने वाली इस मुसीबत के डांडे विष्णा के दोस्त सुनील से जाकर मिलते हैं। सुनील का आलम की कज़न उजाला से अफेयर चल रहा था और वो दोनों अपनी खुफिया शादी प्लान कर चुके थे कि उजाला को इल्म हुआ कि पाकिस्तान से फैसल की शादी में शिरकत कराने वाले आलम से इसकी शादी की बात चलाने की कोशिश की जा रही है। खदशा था कि फैसल की शादी के फ़ौरन बाद इसका आलम से निकाह कर दिया जाएगा। सुनील ने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लेने के बावजूद उजाला फैसले पर अमल दरामद के लिए कुछ वक्त लेना चाहती थी, इसलिए इसने सुनील से आने वाली मुसीबत का कोई हल ढूंढने की फरमाइश की। सुनील को यह हल अपने दोस्त बिशना की सूरत में मिला। वो समझते थे कि डरा धमकाकर आलम को जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस लौटने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन सूरत हाल गैर मुतवक्को तौर पर बिगड़ गई। सुनील के घर में आलम से होने वाले मुकाबले के दौरान बिशना के हाथ इत्तफाकन सुनील का कत्ल हो गया, लेकिन अपने जुर्म को कबूल करने की बजाय इसने इल्ज़ाम आलम के सर पर डालने की कोशिश की और इस हद तक आगे चला गया कि इस पर पाकिस्तानी जासूस और दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगा दिया। रावालों से तल्लुक़ की वजह से इसे अपने आयद करदा इन इल्ज़ामात को हकीकत का रूप देने में मुश्किल नहीं हुई और यूँ आलम और इसके साथ साथ सरमद भी एक वबाल में फंस कर रह गए। थोड़ी सी मजीद कोशिश के बाद विक्रम ने यह भी उगल दिया कि आलम के केस को इंस्पेक्टर मोहन हैंडल कर रहा है। मोहन का पता वगैरह बताने में भी इसने ज़्यादा मुज़ाहमत का मुजाहरा नहीं किया। इसके अंदाजे के मुताबिक विक्रम एक बुज़दिल और कमज़ोर दिल का आदमी था, जिसे हराम के पैसे ने सिर्फ ऐश परस्ती के लायक ही रहने दिया था और वो इस काबिल नहीं था कि किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सके। इसका तो ज़रा से तशद्दुद ही से ऐसा हाल हो गया था जैसे किसी भी लम्हे दम निकलने वाला हो। सांड की तरह पहले जिस्म में चिड़िया जैसा दिल मज़े का खेज भी लग रहा था। मैंने तुमको सब कुछ ठीक ठाक बता दिया है, अब तुम इधर से चले जाओ और मेरी जान छोड़ो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी देर और इससे मेरे सर पर सवार रहे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। जब इसने देखा कि अब इससे मज़ीद कोई सवाल नहीं किया जा रहा तो दोनों हाथ जोड़े हुए इल्तिजा करने लगा। इस इल्तिजा पर इसने कुछ चौंकने से देखा।
वो एड़ी से चोटी तक पसीने में नहा गया था और वाकई ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे इसका दिल बंद होने वाला है। इस रिश्वतखोर और ऐशप्रस्त आदमी पर इसे रहम तो खैर क्या ही आता, लेकिन मसला ये आन खड़ा हुआ था कि अब वो इसका क्या करे। लाजमी सी बात थी कि इस वाक़े को खामोशी से हजम नहीं कर सकता था। वो यकीनन मोहन तक ये खबर पहुंचाता कि कोई है जो इस तक रसाई की कोशिश कर रहा है। ऐसी सूरत में मोहन बेहद होशियार हो जाता और इसके लिए इस पर हाथ डालना मुश्किल हो जाता। यहाँ से जाओ माई बाप, और विश्वास करो कि मैं इस सब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विक्रम ने शायद इसकी आंखों में इसकी सोच पढ़ ली थी जो इसे इस तरह की यकीन दहानी करवा रहा था, लेकिन इसके लिए भरोसा करना आसान नहीं था। तो सिर्फ वो सिर्फ एक बंदे की जुबान बंद रखने के लिए इसकी मौत का फैसला करने से भी हिचकिचा रहा था। तो जबजुब की इस कैफियत में इसकी तवज्जो विक्रम पर से कम हुई थी, या विक्रम ही इसकी मायूसी और खौफ ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी कि वो एकदम इस पर हमलावर हुआ। उसके हाथ से पिस्टल झपटने की कोशिश की। इसकी कोशिश खुद इसी के लिए जानलेवा साबित हो गई। पिस्टल का सेफ्टी केच हटा हुआ था। झटका लगने से ट्रैक पर जमी हुई इसकी उंगली पर दबाव पड़ा और गोली निकलकर सीधी विक्रम के दिल में घुस गई। वो तड़पा और लम्हों में साकित हो गया। वो एक गहरी सांस ले तो पीछे हट गया। जो फैसला इसने नहीं हो सका था वो विक्रम की हरकत ने खुद कर डाला था। अच्छी बात यह थी कि गोली के धमाके के बावजूद ओशा हुनूस बेहोश थी। इसके बेहोश वजूद पर एक नज़र डालकर वो पलटा तो दरवाजे में उस्ताद गुल खान को देखकर चौंक गया। वो आंखों में अजीब से तासुरात दिए से देख रहा था। अगर वो खुद को मिलने वाली तरबियत पर अमल करता तो इस वक्त इसके पिस्टल से गोली बरामद होती और सीधी गुल खान के सीने में उतर जाती, लेकिन फितरत ने इसे रोक लिया और वो यूं ही अपनी जगह खामोशी से इसे देखता रहा। हमें पहले अंदाज़ा लगा लिया था कि आप जो दिखता है वो है नहीं, आप दोस्त है आलम साहब का। गुल खान के सवाल और रेजेसी से बावर करवा दिया था कि इससे फौरी तौर पर इससे कोई खतरा लाहिक नहीं, बल्कि एक तरह से इसका दोस्ताना ही था। तुम समझ ही चुके हो, इसने इतराफ़ किया। अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हम अभी यहीं काम पर है। यहाँ नहीं भी हुआ वो जो पास में चाय का होटल है वहाँ से हमारा पता कर लेना। हम आपका कोई खिदमत कर सका और हमको अच्छा लगेगा। मशवरे के साथ साथ इसकी पेशकश में बड़ा खुलूस था। मेरे जाने के बाद तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। पुलिस तुमसे पूछगछ करेगी कि तुम कहाँ थे और जब ये सब कुछ हुआ तो क्या कर रहे थे। इससे इस मुखलिस बंदे को इन हालात में छोड़कर जाना मुश्किल महसूस हुआ था। आपके पास नींद का दूसरा गोली या तो हमको दे दो, हम खुद ही चाय में डालकर पी लेगा। खान के सादा से लहजे के पीछे छुपी शरारत को महसूस कर लेना इसके लिए बहुत आसान था। यानी तुमने मुझे गोली चाय में डालते हुए देख लिया था, इसलिए जानबूझकर चाय गिरा दी। इसने खान को घूरा। जवाब में मुस्कुराता रहा। ठीक है, ये गोली रख लो, इसको खाने से तुम सवाल जवाब से बच जाओगे। इसने अपनी जेब से दूसरी गोली निकालकर खान के हवाले कर दी। अब मैं चलता हूँ। ऐसे खाली हाथ नहीं जाओ साहब, गुल खाने से टोका। मतलब आपको ताला माला खोलना तो आता है ना। जाते इधर से थोड़ा सा जेवर रुपया पैसा भी साथ ले जाओ। हैं? खान की इस मशवरे पर इसका मुंह खुल गया। इससे बोलती है साहब के पुलिस इसको चोरी की डकैती का केस समझे। इसकी हैरानी को देखते हुए खान ने इसे समझाया तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया खान। इसने ना सिर्फ मशवरा सुना बल्कि इस पर अमल भी किया। हमसे रब्ता करना साहब, हम आपके किसी काम आ सका तो हमको खुशी होगा। जाते जाते इसने खान से मुसाफा किया तो इसने जज्बाती लहजे में एक बार फिर इससे फरमाइश की। वो खामोश रहा। हकीकतन वो नहीं चाहता था कि ये शख्स जो पहले ही पुरानी लड़ाई में नुकसान उठा चुका है मज़ीद किसी मुश्किल से गुजरे। हमको आलम सही का फिक्र है, वो अच्छा आदमी है। इसके साथ साथ ऐसा जुल्म होना चाहिए था। अल्लाह करे कि आप इनको आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाइए। अगर इनसे हमारा मुलाकात ना हो सके तो आप हमारी तरफ से इनको सलाम बोलना और ये भी कहना कि शकील साहब के धोखे में हमारा कोई हाथ नहीं था। वो इतनी सादगी और खुलूस से सब कहता जा रहा था कि इस पर प्यार आ गया और बेसाख्ता इसे गले से लगा लिया कि धीरे से इसकी पीठ थपकता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। इस रंग बदलती दुनिया में जहाँ कदम कदम पर धोखा और फरेब था, गुल खान जैसे सादा और मुखलिस आदमी का मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।